जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं विरेंद्र सिंह सिसोदिया। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति से संबंधित एक न एक प्रश्न हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए संख्या पद्धति हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, इसलिए प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय कैपिटल N है। मैं ये नहीं कहता कि आपको प्राकृत संख्या या विभिन्न प्रकार की संख्याओं का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अक्सर कन्फ्यूज़न की वजह से परीक्षा में मिस्टेक हो जाती है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए, गलती से बचने के लिए हमें ऐसा कुछ टेक्निक्स लगाना चाहिए जिससे गलती से भी गलती ना हो। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो प्राकृत मतलब प्रकृति है ना। तो जब भी आपको प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने का बोला जाए, जैसे माना कि आपको बोल दिया जाए कि एक बगीचे में कितने लोग बैठे हुए हैं या एक बगीचे में कितने पेड़ लगे हुए हैं, तो आप कहाँ से गिनना शुरुआत करोगे? स्वाभाविक है, आप शुरुआत कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 डेढ़ कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेढ़ अनंत, यानी 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं, है ना। ऐसा ध्यान में आना चाहिए आपको। जब भी प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को हमें गिनना है। तो कहाँ से गिनोगे आप? 1 से लेकर, है ना। जब भी आप काउंट करोगे, जब भी आप गिनना शुरुआत करोगे, कहाँ शुरुआत करोगे? 1 से लेकर, है ना। तो 1 2 3 4, 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएँ होती है उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएँ, और प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स भी बोलते हैं, इसलिए हम पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जब भी पूर्ण संख्याओं की बात होती है तो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है क्या होता है? कैपिटल W। नाम से स्पष्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब परिपूर्ण, मतलब किसी की भी कमी नहीं होना। पूर्ण मतलब परिपूर्ण, मतलब कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या थी, इन प्राकृत संख्याओं में किसी अंक की आपको कमी लग रही? क्या ऐसा कोई अंक है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 0। आगे 6 7 8 9, ये तो क्या डेडेस्ट लगा रखे, मतलब 5 के बाद 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 10 11 12 कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन अभी तक 0 आया क्या इसमें? नहीं है। मतलब प्राकृत संख्याओं में किसकी कमी है? 0 की कमी। अर्थात प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी हम सम्मिलित कर लें तो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं, है ना। मतलब 0 1 2 3 4 डेढ़ कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं। अर्थात पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की होती है ना। क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? 0। और सबसे बड़ी तो बताना असंभव है, क्योंकि हम 0 से शुरुआत करते कहाँ तक संख्या लिख सकते हैं? अनंत तक। तो सबसे बड़ी तो इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी? तो 1 है। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ में आ गई। अब अगली हम देखते हैं नंबर 3, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? I। कैपिटल I के द्वारा पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब टोटल अंक आ गए इसमें, है ना। टोटल अंक कौन कौन से? माइनस के भी और प्लस के भी। अर्थात माइनस इन्फाइनेट से लेकर प्लस इन्फाइनेट तक की जो संख्या होती है, माइनस इन्फाइनेट से लेकर
प्लस इन्फाइनाइट तक की जो संख्या होती है वो सब क्या कहलाती, पूर्णांक, है ना। तो माइनस में कोई भी हो सकती है, जैसे डेट डेस हम बात करें माइनस का 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेट डेस कहाँ तक, प्लस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक की जो संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, है ना। माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक की जो भी संख्या होती है पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्या दोनों ही पूर्णांक संख्याओं में सम्मिलित होती है और पूर्णांक संख्याओं को हम कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल जेड के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अब चौथी संख्या आती है, पूर्णांक के बाद आती है सम संख्या। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं बहुत इजी है, सभी को पता भी होगा, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, तो देख लीजिए। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती, क्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य या फिर विभाजित होती है, क्या कहलाती है, सम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती या विभाजित होती, क्या कहलाती है, सम संख्या। सरल शब्दों में हम देखें तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है ना। और आपकी सुविधा के लिए वे सभी संख्याएं जिनके इकाई पर क्या स्थित हो, इकाई का अंक क्या हो, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, क्या कहलाती है, सम संख्या। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर क्या हो, या तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 या फिर 6 या 8, इन अंकों में से कोई एक अंक स्थित है इकाई के स्थान पर, तो वे सब संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। क्यों, क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 उपस्थित होता है इकाई के स्थान पर, उन सभी संख्याओं में 2 से पूरा भाग लग जाता है, अर्थात वे सब संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे माना कि आपको बोल दिया जाए जैसे 164, तो 164 में इकाई के स्थान पर क्या स्थिति, 4 है ना। इकाई के स्थान पर 4 स्थित मतलब क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। या जैसे 1264 ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, 68 ले लेते हैं, है ना, 1268, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या स्थित है, 8 स्थित है, इसलिए संख्या भी क्या है, सम संख्या है। यदि जैसे माना कि 410, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये संख्या भी क्या है, सम संख्या। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर क्या स्थित हो, 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, इन अंकों में से कोई एक अंक अगर इकाई के स्थान पर स्थित है तो वे सब संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्याएं। अगली संख्या आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो विषम संख्याएं, सीधी सी बात, अगर आपको सम संख्याएं पता है तो विषम संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं है ना। सम संख्याएं कौन सी, वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, क्या कहलाती है, सम संख्याएं। तो इसका उल्टा बोल दीजिए, वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता, क्या कहलाएगी, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यही सब क्या है, विषम संख्याएं, क्योंकि
इनमें किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं लगता, पूरा भाग नहीं लगता है, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए, मतलब सेंसफल हमेशा 0 बचना चाहिए। तो है ना, ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब संख्या क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि इन सब में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है ना। तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग लग जाता है क्या कहलाएगी, सम संख्याएं। और वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। ठीक है, अगली आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। देखिए ये बहुत अति महत्वपूर्ण है अभाज्य संख्याएं। अक्सर अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और गलती कर देते हैं लोग, और गलती करने का कारण क्या है, मेन सम संख्या, मतलब सम संख्या के आधार पर अभाज्य संख्या के बारे में विचार व्यक्त कर दिए जाते हैं, जो कि गलत है। ये सम संख्या में हम किस से बात करेंगे, 2 से, मतलब 2 से भाग लगता है तो सम, और 2 से भाग नहीं लगता है तो विषम, है ना। और यहाँ पे अभाज्य संख्या, नाम से स्पष्ट, अभाज्य, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब भाग, मतलब जिसमें भाग नहीं जाए, वे संख्या जिनमें भाग नहीं जाए क्या है, अभाज्य। अब कौन सी, किस संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, इस बात पर गौर कीजिएगा, है ना। वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल खुद से भाग जाए, किसी और संख्या से भाग नहीं जाए, तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं, है ना। वे संख्याएं जिनमें केवल खुद से भाग जाए, किसी और संख्या से भाग नहीं जाए। देखिए 1 से तो हर एक संख्या में भाग जाता है, किसी भी संख्या की बात कर लो उसमें 1 से तो हमेशा भाग जाएगा ही, किसी भी संख्या में 1 से तो भाग जाता ही जाता है। अपन 1 की बात नहीं करेंगे, 1 के अलावा अगर खुद के एक और स्वयं जो संख्या है ना, कौन, एक व जो भी संख्या है ना, स्वयं जो भी संख्या है, इन दोनों के अलावा अगर किसी और संख्या से भाग चला जाए तो वो है भाज्य, और किसी और से भाग नहीं जाए तो क्या कहलाएगी, अभाज्य है। जैसे माना कि हम बात करते हैं 2, भैया 2 में किसी और संख्या से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य, क्योंकि 2 में केवल और केवल 1 से, है ना, 2 में या तो 1 से भाग जाएगा, किससे जाएगा, 1 से, या फिर स्वयं 2 से जाएगा। तो 1 और 2 के अलावा किसी और से भाग गया क्या, नहीं गया, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3, तो 3 में या तो केवल 1 से भाग जाएगा या फिर स्वयं 3 से भाग जाएगा। 3 में किससे भाग जाएगा, 3 में या तो 1 से भाग जाएगा या फिर 3 से भाग जाएगा, किसी और संख्या से भाग लगता है क्या, नहीं लगता, इसलिए 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अगर हम 4 की बात करें तो 4 में 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, हर एक संख्या में 1 से भाग लगता है, 1 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। 1 और 2 से भी भाग लगता है 4 में, और स्वयं 4। तो देखिए अभी मैंने बोला था कि जो जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए तो भाज्य, न किसी और से भाग नहीं जाए तो अभाज्य। तो देखो 4 में 1 से तो भाग लगता ही लगता है, स्वयं से भी लगेगा इस, लेकिन 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी भाग लग रहा है, इसलिए क्या हो गई, भाज्य हो गई, मतलब ये अभाज्य नहीं, क्या है, भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य। सातवीं जो संख्या है कौन सी हो जाएगी अपनी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी है, 4, है ना। 2 अभाज्य हो गई, 3 अभाज्य हो गई, और 4 की बात की तो 4 में 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग लगता है, इसलिए 4 क्या है, अब भाज्य संख्या है ना। तो 4 को भाज्य में ले लिया। अगली संख्या लेते हैं अपन 5, तो 5 में किससे भाग जाएगा, 1 से तो जाता ही है, जाता है, और किससे जाएगा, स्वयं खुद 5 से भाग जाएगा। 5 के अलावा किसी और से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, केवल और केवल 5 से भाग लगता है या फिर 1 से लगता है, इसलिए 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 की हम बात करते हैं, तो 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लगेगा, और स्वयं 6 से भी भाग लगेगा। तो 1 और 6 के अलावा किससे भाग लगा, 2 से भी लगा और 3 से भी लगा, है ना। 6 में 2 से भी लग गया और 3 से भी भाग लग गया, इसलिए 6 क्या होगी, भाज्य संख्या हो गई। 6 के आगे हम लेते हैं 7, तो 7 में या तो 1 से भाग लगेगा या फिर खुद 7 से लगेगा। 7 के अलावा किसी और संख्या से इसमें भाग लगता है क्या, 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या से तो नहीं लगता, इसलिए 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या हो गई, है ना। 7 के बाद हम लेते हैं अगर 8, क्या लेते हैं 8, तो 8 में
1 से तो भाग जाएगा, इससे मैं 1 की बात नहीं करूँगा हैं। 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा और स्वयं 8 से भी भाग जाएगा। तो 8 में 8 के अलावा 2 से और 4 से भी भाग लगता है, इसलिए क्या भाग लगता है तो भाज्य, भाग लगता है तो भाज्य, और किसी और से भाग नहीं लगता तो अभाज्य, है ना। अब जैसे 9, तो 9 क्या है बताइए, भाज्य या भाज्य। तो 9 में 3 से भी भाग लगता है और स्वयं 9 से लगता है ना। तो 9 से तो लगता है, ये 9 के अलावा 3 से भी भाग लगता है ना। 9 में 3 से भाग लगता है, तो भाग लगता है मतलब 9 क्या हो गए, भाज्य। क्या है, भाज्य। 9 के अलावा हम बात करते हैं 10, तो 10 में क्या 2 से भाग लगेगा, है ना, 5 से भी लगता है और स्वयं 10 से भी लगेगा। तो अपने को क्या देखना है, एक तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगा क्या, हाँ 10 के अलावा 2 से और 5 से भाग लगा, मतलब 10 में 2 से भी भाग लग जाता है और 5 से भाग लग जाता है, तो भाग लगा मतलब भाज्य। तो यानी कि 10 भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य। 10 के बाद अगर हम लेते हैं 11, तो 11 में किसी और संख्या से भाग जाता है क्या, नहीं, केवल और केवल 11 से जाता है। 1 से तो हर एक संख्या में भाग जाता ही है, अपन 1 की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 के अलावा किससे भाग जाता है, केवल और केवल 11 से भाग जाता है, इसलिए 11 क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, यदि किसी संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी को संख्या से भाग नहीं जाता है तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या है। और यदि किसी संख्या में 1 व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगता है तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, और भी अगर अपन आगे लिखना चाहें तो 13 है, 13 के बाद आ जाएगा 17, 19, 23, और भी बहुत सारी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और भाज्य में तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, है ना, 15, 16, 18, 20, डेड बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी सबसे छोटी, इन सब में सबसे छोटा कौन है, 2। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक और विशेषता है, क्या विशेषता, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी और क्या है, सम भी। तो एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या पूछा जाएगा, सम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी सम अभाज्य मतलब सबसे छोटी भी होना चाहिए और सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो ही है पर सम भी होना चाहिए, तो क्या है, 2। क्यों 2 क्या है, इन सब में सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 क्या है, सम संख्या है। देखो ये बाकी की कोई सम नहीं, टोटल ये क्या है, सब विषम संख्याएं, केवल और केवल 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य भी। तो इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, एक की हमने कहीं से कहीं तक बात नहीं की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, एक को न तो भाज्य संख्या के अंतर्गत लिया गया है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं। तो यानी कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य, 5, है ना, इसी प्रकार आपने देख ही लिया है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको भाज्य और अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब अगली संख्या आती है अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, कैपिटल Q से परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, यानी परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो Q। बहुत सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बटे बटी वाली जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या।
बटे वाली संख्या जो भी होती है उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे आपने बोल दिया 1/2, 3/5, 7/6, तो ये बटे वाली संख्या है। तो बटे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। क्या? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जहाँ P और Q क्या है? परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? अभाज्य पूर्णांक। क्या है? परस्पर अभाज्य, मतलब इन दोनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। P और Q ऐसी संख्या है कि P में और Q में कभी भी भाग नहीं जाएगा एक दूसरे में, ठीक है ना। और तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो परिमेय संख्या क्या? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती। लेकिन ध्यान रखिएगा, P और Q क्या होगा? परस्पर अभाज्य होगा, मतलब इनमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, मतलब इनमें काटपीट नहीं होगी, अर्थात ये संख्या निम्नतम पदों में ही होगी, है ना। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब जितनी भी बटे वाली संख्या होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्याओं की बात करें तो अपन, आप चाहो तो 1/2 भी परिमेय संख्या लिख सकते हो, 1/3, है ना, 3/5, 2/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है ना। सीधे साफ तो इतना ध्यान रखना, बटे में अगर संख्या लिखी, वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में मतलब बटे के रूप में लिखी गई जो संख्या वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? 0। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? अभी आपने बोला कि शून्य एक परिमेय संख्या कैसे हो गई? इसके बटे में कुछ नहीं। हाँ, 0 के बटे में कुछ नहीं, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं मतलब कितना है? 1 है। मतलब अगर 0 में 1 से भाग दें तो 0 आएगा, या फिर हम 0 में 2 से भाग देंगे तब भी क्या आएगा? 0 आएगा, या फिर हम 0 में 3 से भाग दें तब भी क्या आएगा? 0 आएगा, या फिर हम 0 में 4 से भाग दें तब भी क्या आएगा? 0। यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दे दो, किसी भी संख्या से कुछ भी लिख दो। मैं माना कि x लिख दिया, x मतलब कोई संख्या है। अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो इन संख्याओं को हमने कैसे लिख दिया? बटे में लिख दिया ना, P/Q के रूप में लिख दिया है। तो P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। ध्यान रखिएगा, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। पूछा जाता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2 या फिर 0/3 या फिर 0/4 डेस मतलब बटे में कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं। 0 बटे में कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए संख्या क्या? 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अगर आप परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं तो अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल इसकी विपरीत है, उल्टी, है ना। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं वो है अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जो परिमेय नहीं, वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं क्या कहलाएगी? अपरिमेय। अर्थात वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। या रूट के अंदर की जो जितनी भी रूट वाली संख्या होती है वो सब क्या होती है? अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सब क्या? अपरिमेय संख्या है ना। क्या ध्यान रखना है? ऐसी संख्या जो
रूट के अंदर लिखी, मतलब रूट से बाहर नहीं आ सकती, वे सब क्या है, अपरिमेय। देखिए आपने देखा √2, फिर √3, √4 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, और 2 गुणित में 2 बार लिखा, इसलिए रूट से बाहर आ जाए। मतलब आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इस 2 के ऊपर रूट लगा है क्या? नहीं, ये रूट से बाहर आ गई, इसलिए √4 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय है। कौन सी है, परिमेय संख्या। इसलिए हमने अपरिमेय संख्या में √4 नहीं लिया, क्योंकि √4 क्या है, परिमेय है। ठीक है, केवल रूट नहीं देखना है, रूट के अंदर जो संख्या लिखी है अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पाती तो वो है अपरिमेय। अगर रूट से बाहर चली जाती तो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं ना √6, तो 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणित 3, तो न तो 2 और न ही 3 का जोड़ा बना। ये कभी इनका जोड़ा बनेगा क्या? एक ही संख्या गुणित में अगर 2 बार होती तो जोड़ा बनता। 2 एक अकेला है और 3 भी एक अकेला है, इनका जोड़ा नहीं बना, मतलब रूट से बाहर नहीं आएंगे। तो रूट से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 7, तो 7 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 7 के क्या बनेंगे, 7 को आप क्या लिख सकते, 1 गुणित 7, तो 7 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 2। क्यों, 2 दूनी 4, अब 4 का पहाड़ा बोलिए, 4 दूनी 8। तो अगर जोड़ा बनाएंगे तो इन 2 का बन जाएगा, ये 2 बार थे रूट से बाहर आ गए, तो 2 बाहर, लेकिन एक अंदर, 1 2 तो अंदर ही बच गया ना, इस रूट के अंदर, इस करनी के अंदर 1 2 बचा है, ये रूट से बाहर नहीं गया, मतलब यहाँ से रूट गायब नहीं हुआ, इसलिए √8 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अगर हम बात करते हैं 9 की, √9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, क्योंकि 3 के अंदर 9 होता है। 3 रूट के अंदर 2 बार लिखा, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 बार लिखोगे आप, तो यानी कि 9 का वर्गमूल कितना गया, 3। तो क्या इसके ऊपर रूट लगा है क्या, नहीं, मतलब रूट गायब हो गया। इसलिए क्या है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती, या वे संख्या जिनके ऊपर रूट लगा है और हम किसी भी कंडीशन में रूट को गायब नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं। एक और अति महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। आप कभी भी ये मत सोचना, अधिकतर लोग सोचते हैं कि पाई का मान तो होता है 22/7, और 22/7 बटे में लिखा है, मतलब संख्या परिमेय, तो ये संख्या परिमेय है, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या, जो कि गलत है। 22/7 P/Q के रूप में लिखा है, बटे में लिखा है, इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब क्यों, क्योंकि पाई का मान 22/7 लगभग में होता है ना। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, कंफर्म नहीं है, ये लगभग है। पाई क्या है, लगभग 22/7 के बराबर है, इसलिए पाई के स्थान पर 22/7 को यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इनके बारे में, परिमेय अपरिमेय के बारे में, तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो बनाया मैंने, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी लगती है तो प्लीज़ सुझाव के रूप में कमेंट में मुझे सुझाव दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।